नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर होगी बहस, तो राज्यसभा में कृषि मंत्रालय से जुड़े कार्यों पर होनी है चर्चा। दोनों सदनों में आज प्राइवेट मेंबर बिल का है दिन। वायनाड में 250 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की तैनाती। प्रधानमंत्री मोदी की हालात पर लगातार नजर। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन। आज से 3 नए आपराधिक कानूनों और आदिवासी क्षेत्रों में विकास सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट। बिहार में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज परीक्षा रद्द नहीं करने की विस्तृत कारणों के साथ सुनाएगा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तुर्की के अंकारा में रूस अमेरिका के बीच 26 कैदियों के ऐतिहासिक अदला बदली का रहा फैसला। रिहा होने वाले में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेशकोविच भी शामिल। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चुनौती। मनु भाकर पर टिकी सबकी नजरें। तीरंदाजी, जूडो, एथलेटिक्स, गोल्फ, सेलिंग और रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद। और कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से। T20 सीरीज क्लीन स्वीप करने के बाद आत्मविश्वास से भरे हैं भारतीय खिलाड़ी। और जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा पूरी होने पर मतदान भी होना है। लोकसभा में आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान लोकसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यों पर भी आगे चर्चा होगी। इसी के साथ प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान राज्यसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होनी है। खबर केरल के वायनाड से, जहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया और अभी ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी स्थिति की जानकारी ली है और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कल से वायनाड के दौरे पर हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं। बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो इसके लिए एयरफोर्स का चिनूक 3 टैंकर एटीएफ की मदद भी भेजी गई। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पीएमओ ने हर जरूरी सहायता के प्रति आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय तटरक्षक बल का जहाज अभिनव जो है उसे भी तैनात किया जा रहा है, जो वायनाड में आपदा राहत शिविरों में वितरण के लिए जीवन रक्षक उपकरण, राहत सामग्री, दवाइयां, ताज़ा पानी लेकर जा रहा है। डिप्टी कमांड विवेक कुमार दीक्षित की अगुवाई में 35 आईसीजी कर्मचारियों का एक दल 30 जुलाई से चूरलमाला और आसपास के गांवों में बचाव अभियान चला रहा है। इस पूरे बचाव अभियान में केरल सरकार, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवाएं, स्थानीय पुलिस और विभिन्न स्वयंसेवी समूह शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां से C-17 विमानों ने बचाव सहायता कार्यों के लिए बेली ब्रिज, डॉग स्क्वाड, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक उपकरणों जैसे 53 मीट्रिक टन आवश्यक साजो सामान की आपूर्ति की है। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ और इस पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन से हमारे दूरदर्शन संवाददाता नीरज सिंह ने खास बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के लगातार संपर्क में रहने की बात भी कही है।
केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन इस समय रेस्क्यू साइट पर पहुंचे हैं और आपको थोड़े से दृश्य दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन मोहित हुई के दिखाएंगे आपको कि ये आर्मी ब्रिज तैयार कर रही है और जैसे ही ये ब्रिज तैयार हो जाएगा उसके बाद रेस्क्यू भी तेज होगा और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं जिन्हें रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाना था वो इक्विपमेंट भी आसानी से पहुंच पाएंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, रेस्क्यू जहां पर चल रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, केंद्र और क्या क्या सहायता कर सकता है उसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी राहत और बचाव का जो काम चल रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है सर? ये सेंट्रल की जो फोर्सेस है इन्होंने जुल मिलकर काम कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन भी प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है, ये 8 बजे डिक्लेयर किया है उसी दिन। तो 2 लाख का जो जिनका निधन हुआ है और जो इंजर्ड है उनके लिए 50,000 का दे दिया है। ये तो प्रधानमंत्री ने उसका ये कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया है। अभी तो ये काम ये चल रहे रेस्क्यू का और रिकवरी का जो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बेली ब्रिज हो रहे, ये कंप्लीट होने से 90% इसके लिए काम ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, अगर आप देखें कि पहले भी तमाम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये इको सेंसिटिव जोन है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया गया, माइनिंग की गई, फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो उसको भी आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा कहें कि नहीं, जो इधर होने के बाद इधर ये रेस्क्यू और ये रिकवरी है, ये रिलीफ है, उसके लिए मुझे भेजा गया है। सिर्फ उसके लिए, कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना है, ये कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी रेस्क्यू की क्या कंडीशन है और आप जगह जगह गए हैं, बाकी जगह की किस तरह की हालात है, खासतौर से मुंडकई जो विलेज है? मुंडकई में कल सुबह में गया था। ये तो इनका जो उधर से शुरू हुआ रेस्क्यू काम के लिए मिशनरी है, ये तो उधर पहुंच नहीं सकता है। ये ब्रिज कंप्लीट होने से हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा ये रिकवरी और बाकी कुछ ये है तो ये किसी को उधर से रेस्क्यू करना है ये भी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार टच में हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और क्या डायरेक्शन है प्रधानमंत्री के? ये तो प्रधानमंत्री ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये मिनट बाई मिनट रिव्यू अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं तो ये रिपोर्ट ये भेज रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो बता रहे थे कि मिनट बाई मिनट यहाँ पर जो भी घट रहा है उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और खुद केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन मोहित हुई के साथ नीरज सिंह, ग्राउंड जीरो से वायनाड। वहीं बात अब करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कई जगह बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। हालात की प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हें शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। 20 लोगों की ज्वाइंट टीम मौके पर उपस्थित है। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला, जिसकी वजह से हाईवे डूब गया। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, सोलन सहित कई जिलों में 2 से 6 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने मंडी के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया। लोगों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। बात उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों की, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। दरअसल केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर 800 लोग फंसे हैं। यात्रियों के सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ मार्गों पर यात्रियों का आवागमन बंद है। राज्य सरकार ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली। राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। राज्य में 48 घंटों के लिए तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर रही है।
केदारनाथ दर्शन के लिए गए मध्य प्रदेश के लोग केदारनाथ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। बाकी 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सभी राज्यों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता, जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक समेत सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास, मेरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और प्राकृतिक खेती, जनता से संपर्क बढ़ाने के साथ साथ राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका शामिल है। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 120, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार पुलिस की आर्थिक आपराधिक इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज, टावर स्थल विश्लेषण और अन्य साधनों का उपयोग किया। कई अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में ये भी पता चला कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 1 दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर लंबी यात्रा करते हुए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं और सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि सावन की शिवरात्रि कहलाती है। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किया। लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच बेरूत में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को लेबनान के सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीयों को सावधानी बरतने, गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और बेरूत में ईमेल के जरिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 961768600128 भी जारी किया है। वही बात अब अमेरिका और रूस की, जिसने सोवियत इतिहास के बाद सबसे बड़े कैदियों की अदला बदली की है। इसके तहत रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच को मिशिगन के
कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल व्हेलन को रिहा कर दिया गया। वहीं पश्चिम में बंद 8 कैदियों को वापस रूस भेजा जा रहा है। इसके अलावा नॉर्वे और स्लोवेनिया में गिरफ्तार किए गए अवैध जासूसों को बंद रूसियों के साथ बदल दिया गया। 2 नाबालिग जो हैं उन्हें भी वापस कर दिया गया है। और अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खास खबरें दिखाते हैं आपको। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट के क्वालिफिकेशन में अनंतजीत सिंह नरूका हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही उनके हिस्सा लेने के इतर पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर तीसरे पदक की दावेदारी के लिए 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में उतरेंगी। मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में नजर आएंगी। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगे। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा शुरू होगी। भारत की तरफ से अंकिता भकत और धीरज बोमदेवरा एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। जूडो में भारत की तुलिका मान राउंड ऑफ 32 में हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 78 किलो भार वर्ग में तुलिका का सामना क्यूबा की खिलाड़ी से है। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमानन महिलाओं में डिंगी स्पर्धा में रेस 3 रेस 4 में हिस्सा लेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानंद रेस 3 और रेस 4 में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। हॉकी में भारतीय टीम का सामना शाम 4:45 पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया से होना है। भारतीय टीम बेल्जियम से मिली हार को पीछे छोड़ जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं बात बैडमिंटन की, जहां शाम 6:30 पर लक्ष्य क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे खिलाड़ी से है। एथलेटिक्स में महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी हिस्सा लेंगी। ये रेस रात में 9:40 पर शुरू होगी। रात 11:40 में शॉट पुट के क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किए जाएंगे। भारत की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह तूर लेंगे हिस्सा। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसले को रेलवे ने बड़ी सौगात दी। उनकी इस जीत पर मध्य रेलवे ने उनका प्रमोशन कर दिया। अब वो अधिकारी बन गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रहने वाले स्वप्निल 2015 में मध्य रेलवे के पुणे मंडल डिवीजन में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के तौर पर भारतीय रेलवे में शामिल हुए। रेलवे ने उनका प्रमोशन करते हुए अधिकारी बनाकर ओएसडी पद दिया है। इंडिया हाउस 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। इसमें पारंपरिक हथकरघा, हस्तशिल्प और भारतीय दल की तस्वीरों में सजी एक पेंटिंग भी दीवार पर लगी है। बिलियन स्ट्रॉन्ग फ्लेम वॉल यहां आने वाले लोगों को भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए शुभकामनाएं देती है। देखिए पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पेरिस में बने इंडिया हाउस की बदौलत पेरिस ओलंपिक में भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिल रही है। इस अनूठी जगह पर खिलाड़ियों और भारतीय प्रशंसकों को एक ही स्थान पर भारतीय परंपरा, भारतीय हस्तशिल्प और भारत की अनूठी मेजबानी का संगम देखने को मिल रहा है। भारतीय हैंडलूम से लेकर के उत्कृष्ट हस्तशिल्प तक इंडिया हाउस का हर कोना भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ पर एक विशेष दीवार बनाई गई है जो कि भारतीय ओलंपिक दल की तस्वीरों से सजी है। यह कलात्मक दीवार न केवल एथलीटों को सम्मानित कर रही है बल्कि भारत की अनूठी कला को भी प्रदर्शित करती है। वहीं स्वदेशी पवेलियन में वस्त्रों की विरासत को इंडिया हाउस में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। वाराणसी के नीलेश कुमार सहित कई कुशल बुनकर वाराणसी साड़ियां बनाने की जटिल प्रक्रिया को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। नमस्ते, आई एम मोनिका मौर्य एट इंडिया हाउस। हियर इज बनारसी हैंडलूम promoting Indian artisan, Indian culture, all over the craft from the India. बिलियन स्ट्रॉन्ग फ्लेम वॉल भारत की 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को मजबूती से पेश करने के लिए बनाई गई है। इसके सामने लोग अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। देश के बेहतर मेहंदी कलाकार यहाँ वर्षों से रह रहे लोगों को मेहंदी लगा रहे हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं।
इंडिया में जो मेहंदी को एक शगुन माना जाता है, वो शगुन लगाने हम आज पेरिस में और ओलंपिक में, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जो यहाँ पेरिस से भी जो लोग मेहंदी लगाने आ रहे हैं, जो इंडिया उसमें आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बच्चों को, लोगों को, कईयों को ब्लॉक प्रिंटिंग करके सिखा भी रहा हूँ और उनको थैले में नाम लिख करके दे भी रहा हूँ। पेरिस में इंडिया हाउस सिर्फ एक जगह नहीं है, इसका एक अलग महत्व है जो देश की संस्कृति को विदेश में रह रहे लोगों के बीच जीवित किए हुए है। इंडिया हाउस में वो तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। जो लोग यहाँ कई वर्षों से आकर के बस गए हैं और अपने पुराने कल्चर को भूल चुके हैं, उन्हें यहाँ वापस उनको जिंदा करने के लिए लाया गया है और एक अच्छी पहल इंडिया हाउस में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस पवेलियन में जा करके और भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सैंथल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, पेरिस। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। हिंदुओं के नाम से 56 मदरसों ने 125 करोड़ रुपए का अनुदान ले लिया। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सख्त कार्यवाही करते हुए श्योपुर जिले के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केवल कागजों में चलने वाले मदरसों की मान्यता रद्द की गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर जिले के 56 ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है जो केवल अनुदान प्राप्त करने के लिए ही चलाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों में फर्जीवाड़ा उजागर। मदरसों में चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। हिंदुओं के नाम से 56 मदरसों ने लिया 125 करोड़ रुपए का अनुदान। हिंदू बच्चों के नाम से ली जा रही है सरकारी मदद। 56 मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए। जिन बच्चों के नाम सामने आए हैं उनमें कोई विदेश में रह रहा है तो कोई बड़े पद पर नौकरी कर रहा है। मृतकों के नाम दर्ज करवा कर लिया गया सरकारी अनुदान। एक ही गांव में एक ही नाम से कई मदरसे अलग अलग पदों पर संचालित। मध्य प्रदेश श्योपुर में कुल 80 मदरसे थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर संचालित ही नहीं थे और 54 तो शासन से बकायदा अनुदान भी ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पास आई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित, मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। इसके बाद में फिर ये लोग करते रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने वहाँ जिला पंचायत में भी कुछ आवेदन दिए हैं कि हमारा मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए, और चूँकि उन्हें उनकी जो है कंटिजेंसी राशि आज नहीं मिली है 7-8 साल से, तो शिक्षक भी चले गए हैं, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिख के दिया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि हमने मदरसों को मान्यता दी, अनुदान दिया, लेकिन मदरसों के कामकाज में विसंगतियां थीं, इस कारण उन्हें बंद किया गया। श्योपुर के मदरसा बोर्ड से मान्यता लेकर स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे। हमने जांच की और 56 स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसके अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूल हमारा नजरिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल या मदरसा से, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियाँ होंगी, उनकी गतिविधियाँ जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति हो, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वाकई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार उनको समान रूप से मिलेगा। मदरसों पर लिए जा रहे एक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने बीजेपी पर मुद्दा बनाने का आरोप लगाया और कहा कि शिक्षण संस्थानों के लिए ऐसी कार्रवाई होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पर हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है।
भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। पिछले 7 सालों में तकरीबन 125 करोड़ का अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसे अब मध्य प्रदेश में संचालित नहीं हो सकेंगे। दरअसल इन मदरसों को जो अनुदान दिया जाता था वो 2 प्रमुख मानकों के आधार पर दिया जाता था, एक आवासीय व्यवस्था, दूसरी शिक्षा की व्यवस्था, और ये दोनों ही व्यवस्था इन मदरसों से नदारद रही। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार इस तरह के और भी मदरसे यदि संचालित होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़ भोपाल।